नमस्कार दोस्तों। आपके अपना YouTube चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। आपको मालूम है कि अपनी जो पॉलिटिकल साइंस क्लासेस चली हुई हैं, हरियाणा जी की क्लासेस चली हुई हैं, मैथ जी की क्लासेस चली हुई हैं, तो उसी क्रम में आज पॉलिटिकल साइंस को जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो अपना पहला टॉपिक चल रहा है संविधान सभा का व संविधान का निर्माण। अब तक आपने दो वीडियो देख लिए जिसमें संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। सेकंड वीडियो में संविधान का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आज जो थर्ड वीडियो है, इसमें जो संविधान निर्माण कार्य है उसको आगे लेके चलेंगे, आगे जारी रखेंगे। तो आपने जो सेकंड वीडियो देखा था, सेकंड पार्ट पढ़ा था, उसका लास्ट का 2 मिनट का मैं रिपीट कर देता हूं कि जब संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही है, संविधान बनाने के दौरान संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव रखे संविधान सभा में, और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति कौन था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावों को रखने वाले व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यह था कि हम जो भारत के लिए संविधान बनाने जा रहे हैं, उस संविधान का उद्देश्य क्या होगा, उसमें सरकारें किस प्रकार की होंगी, जो लोकतंत्र बनने जा रहा है उस लोकतंत्र में किस प्रकार की क्या रहेगी, शक्तियां किस प्रकार रहेंगी, सत्ता किस प्रकार की रहेंगी। तो उन सभी बातों के बारे में चर्चा किसमें की गई थी? उद्देश्य प्रस्ताव में रखी गई थी। जो उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका बन गए, प्रस्तावना बन गए आगे चलकर। तो उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा की तीसरी बैठक में रखा गया और संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को रख दिया, तो संविधान सभा ने कुछ दिन उद्देश्य प्रस्तावों पर चर्चा की और चर्चा करके फिर उद्देश्य प्रस्तावों पर चर्चा बीच में ही रोक दी गई। इसलिए रोक दी गई कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लेती है, तब तक हम उद्देश्य प्रस्तावों पर चर्चा रोक देते हैं, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके ऊपर मुस्लिम लीग की भी सहमति जरूरी है, मुस्लिम लीग की भी चर्चा जरूरी है। इसलिए उद्देश्य प्रस्तावों को कुछ दिन के लिए चर्चा करने के बाद उन्हें चर्चा बंद कर दी गई और मुस्लिम लीग का संविधान सभा की बैठकों में आने का वेट किया गया। मुस्लिम लीग का वेट करने की वजह से जो संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे और प्रथम अधिवेशन के दौरान रखे गए थे, उन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा ने पारित किया, स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। जबकि 22 जनवरी तक मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों में अब भी भाग नहीं लिया था, लेकिन अब भी भाग न लेने के बाद संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि भाई हम मुस्लिम लीग के वेट में कब तक इन कार्यों को रोके रहेंगे। इसलिए संविधान सभा के दूसरा अधिवेशन, ध्यान से सुनना, संविधान सभा का सेकंड अधिवेशन के दौरान उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा ने क्या कर दिया? पारित कर दिया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर दी 22 जनवरी 1947 को, जो कि संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन चल रहा था। और संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ था 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक चला था संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन। अब देखिए, यहां से 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यह बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में रखे गए? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक में रखे गए। किस दिन रखे गए? 13 दिसंबर 1946 को रखे गए। किस व्यक्ति ने रखे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे।
चौथा क्वेश्चन यहां से बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में रखे गए थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में रखे गए थे और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन चला था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक प्रथम अधिवेशन चला था। इसका मतलब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में रखे गए थे और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, पारित किया सेकंड अधिवेशन में। और सेकंड अधिवेशन डेट पूछे तो 22 जनवरी 1947 को। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया, तो आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, उद्देश्य प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। अब इधर संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया और संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य करती रही। संविधान निर्माण के दौरान, संविधान बनाने के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का अगस्त 1947 में विभाजन हो गया और विभाजन होने की वजह से देश देश का विभाजन हो, यानी कि भारत का विभाजन होने के साथ साथ संविधान सभा का विभाजन भी हो गया। और संविधान सभा का विभाजन होने की वजह से जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी 389, 389 में से 65 सदस्य, कितने सदस्य? 65 सदस्य। 389 में से 65 सदस्य पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में चले गए। किसकी वजह से? विभाजन की वजह से। अगर देश का विभाजन नहीं होता तो संविधान सभा का विभाजन भी नहीं होता, और संविधान सभा का विभाजन नहीं होता तो संविधान सभा के 65 सदस्य पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में नहीं जाते। अब ये 65 सदस्य पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में चले गए, इसका मतलब ये 65 सदस्य, 65 व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब ये 65 व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तो सदस्य संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? स्वाभाविक सी बात है, सदस्य संख्या घटेगी। और सदस्य संख्या घटकर कितनी रह गई? से सदस्य संख्या बच गई 324। प्यारे साथियों, अगर देश का विभाजन नहीं होता तो संविधान सभा का विभाजन भी नहीं होता, और संविधान सभा का विभाजन नहीं होता तो सदस्य संख्या भी 324 नहीं होती। अब सदस्य संख्या 324 है तो आपको मालूम है कि संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य होते थे, निर्वाचित और मनोनीत। तो जब विभाजन के बाद सदस्य संख्या 324 हो गई तो 324 में से निर्वाचित कितने बचे? निर्वाचित बचे 235 सदस्य। तो फिर मनोनीत कितने बचे? मनोनीत बचे 89 सदस्य। मनोनीत कितने सदस्य बच गए? 89। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए? 324। अब जो निर्वाचित सदस्य थे वो भी 2 प्रकार के क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते थे। कहां से? प्रांतों से और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब प्रांतों से कितने सदस्य बचे? प्रांतों से बचे 232 सदस्य। तो फिर चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य बचे? चीफ कमिश्नर बचे 3 सदस्य। जब अविभाजित भारत में संविधान सभा बनी थी उस समय सदस्य संख्या क्या थी? निर्वाचित कितने थे? निर्वाचित थे 296 और मनोनीत कितने थे? 93। 93 सदस्य क्या होने थे? मनोनीत। अब ये भी 2 भागों में बटे हुए थे। 292 कहां से? प्रांतों से। और 4 सदस्य कहां से? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी कितने थे? 4। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, बी फॉर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सी फॉर कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक, और डी फॉर दिल्ली। अब इन 4 चीफ कम्युनिस्ट क्षेत्रों में से ये बी फॉर बलूचिस्तान वाला चीफ कम्युनिस्ट क्षेत्र कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया।
पाकिस्तान में जाने की वजह से चीफ कमिश्नर क्षेत्र संख्या कितनी बच गई? 3 बच गई। तो यहां से सदस्य भी कितने बच गए? 3 बच गए। इस प्रकार संविधान सभा का विभाजन हो गया। विभाजन होते ही संविधान सभा चिंतित हो गई, टेंशन में आ गई, और संविधान सभा ने सोचा कि अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संविधान का निर्माण कार्य कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अन्य कोई समस्या भी आ सकती है। तो तुरंत प्रभाव से भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा ने एक संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनाई, और इस समिति का नाम दे दिया गया प्रारूप समिति। साथियों, पुनः रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि जैसे देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा का विभाजन हो गया। विभाजन होते ही संविधान सभा क्या हो गई? चिंतित हो गई, और इस बात को लेकर चिंतित होगी अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संविधान का निर्माण कार्य कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अन्य कोई विभाजन जैसी समस्या भी आ सकती है। इसलिए संविधान का तुरंत प्रभाव से निर्माण करने के लिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा ने किसका निर्माण किया? प्रारूप समिति का निर्माण किया। प्रारूप समिति का निर्माण किया। तो अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, निर्माण कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक अगले दिन हो गई, और अगले ही दिन बोले तो प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। प्रारूप समिति का काम क्या था, कार्य क्या था? प्रारूप समिति का कार्य था, अब अधिकांश स्टूडेंटों को दिमाग में आएगा कि प्रारूप समिति का काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। नहीं साथियों, प्रारूप समिति का काम संविधान का प्रारूप तैयार करना नहीं था। अरे संविधान का प्रारूप तो बीएन राव तैयार कर चुका था, और जो बीएन राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था ना, उस बीएन राव के प्रारूप पर ही प्रारूप समिति को कार्य करना था। तो प्रारूप समिति कार्य क्या था? बीएन राव, अरे बीएन राव बोले तो बनेगल नरसिम्हा राव के प्रारूप से क्या करना? संविधान का प्रारूप तैयार करना। यह प्रारूप समिति का काम था। प्रारूप समिति का काम था कि बीएन राव ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप पर अध्ययन करते हुए, उस प्रारूप पर काम करते हुए नया संविधान का प्रारूप तैयार करना था प्रारूप समिति का काम। अब प्रारूप समिति का काम पहली बार अधिकांश स्टूडेंटों को मालूम होगा कि बीएन राव के प्रारूप पर कार्य करना था। बात करें प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7, अध्यक्ष सहित। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अब ये 7 सदस्य कौन कौन थे, इनको पर बात करते हैं। प्रारूप समिति में 7 सदस्यों की बात करें तो नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, हेड थे, मुखिया थे। लेकिन ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष स्वयं प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही बनाया था, संविधान सभा ने नहीं बनाया। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही बनाया था, संविधान सभा ने नहीं बनाया। अब मान लीजिए यहां से क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया या मनोनीत किया या प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन ने, ऑप्शन सी प्रारूप समिति के सदस्यों ने। प्रारूप समिति के
सदस्यों ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मैं प्रश्न प्रश्न पुनः रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, मनोनीत किया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन ने, ऑप्शन सी प्रारूप समिति के सदस्यों ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही अपनी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो अंबेडकर को अध्यक्ष के रूप में प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही इसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य के एम मुंशी, के एम मुंशी बोले तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और के एम मुंशी प्रारूप समिति में एक मात्र मूलतः कांग्रेसी सदस्य था। ध्यान से सुन लेना भैयों, के एम मुंशी ही एक ऐसा सदस्य था प्रारूप समिति में जो मूलतः कांग्रेसी था। यहां से राजस्थान के आरएएस में क्वेश्चन आ भी चुका है कि प्रारूप समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य मूलतः कांग्रेसी था। तो प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे, 7 में से केवल एक मात्र के मुंशी ही मूलतः कांग्रेसी था। इसके अलावा अन्य कोई जो सदस्य थे वो मूलतः कांग्रेसी नहीं थे। ठीक है। प्रारूप समिति का तीसरा सदस्य, प्रारूप समिति का तीसरा सदस्य मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। और मोहम्मद सादुल्ला संविधान सभा में सदस्य बना था असम से, और किस पार्टी से? मुस्लिम लीग से। किस पार्टी से? मुस्लिम लीग से। प्रारूप समिति में एक मात्र मुस्लिम सदस्य मोहम्मद सादुल्ला, प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग का एक मात्र सदस्य मोहम्मद सादुल्ला। इसका मतलब यह हुआ कि प्रारूप समिति में एक सदस्य मुस्लिम लीग से था मोहम्मद सादुल्ला, और एक मात्र कांग्रेसी के एम मुंशी, अर्थात दोनों पार्टियों से एक एक सदस्य थे। बाकी जो अन्य सदस्य थे वो मूलतः कांग्रेसी नहीं थे, कांग्रेस के बैनर के नीचे चुनाव लड़के आए थे, लेकिन वो मूलतः कांग्रेसी नहीं थे। मूलतः कांग्रेसी केवल के एम मुंशी और मुस्लिम लीग का एकमात्र सदस्य मोहम्मद सादुल्ला। और मोहम्मद सादुल्ला का संविधान सभा में निर्वाचन चुनाव कहां से हुआ था? असम राज्य से हुआ था, असम प्रांत से हुआ था। प्रारूप समिति का चौथा सदस्य नंबर 4, प्रारूप समिति का चौथा सदस्य गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। प्रारूप समिति का 5वां सदस्य कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति का छठा सदस्य, प्रारूप समिति का छठा सदस्य बी एल मित्तर, बी एल मित्तर, बी एल मित्तर। और बी एल मित्तर का स्वास्थ्य खराब हो गया था, ये बीमार हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे। बीमार होने की वजह से इन्होंने प्रारूप समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। प्रारूप समिति की सदस्यता बीच में ही छोड़ दी गई थी। और जब इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से प्रारूप समिति की सदस्यता छोड़ दी, प्रारूप समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो ये व्यक्ति प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहे। तो फिर इनके स्थान पर किनको सदस्य बनाया गया? इनके स्थान पर सदस्य बनाया गया माधवराव को। किनको बनाया गया? माधवराव को। अब क्वेश्चन आए कि बीएल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति का सदस्य किसको बनाया गया था? माधवराव को। या फिर क्वेश्चन आए माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य किसके स्थान पर बनाया गया था? बीएल मित्र के स्थान पर। और प्रारूप समिति का नंबर 7 सदस्य और 7वां सदस्य था डीपी खेतान। और डीपी खेतान की 1948 में क्या हो गई थी?
मृत्यु हो गई थी और 1948 में मृत्यु होने की वजह से टीपी खेतान भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहे। और प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहे तो संविधान सभा के सदस्य क्यों, मृत्यु हो गई तो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं रहे, प्रारूप समिति के सदस्य भी नहीं रहे। लेकिन टीपी खेतान के स्थान पर प्रारूप समिति का सदस्य किसको बनाया गया, इनके स्थान पर बनाया गया टीटी कृष्णमाचारी को, टीटी कृष्णमाचारी को। देखिए मिलते जुलते दो नाम हैं, समानता के दो नाम हैं, और उन दोनों नामों में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं वो कंफ्यूजन अब आपका दूर कर रहा हूं, आज आपका दूर कर रहा हूं। एक तो है टीटी कृष्णमाचारी जिसका पूरा नाम है तिरुवेल्लारी, तिरुवेल्लारी दत्ते कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी का पूरा नाम क्या है, टीटी कृष्णमाचारी का पूरा नाम है, टीटी कृष्णमाचारी का पूरा नाम है, टीटी कृष्णमाचारी का पूरा नाम है, एक टी से तिरुवेल्लारी, दूसरे टी से दत्ते और कृष्णमाचारी। जबकि इससे मिलता जुलता दूसरा नाम है वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी का पूरा नाम है वंगल तिरुवेंकटाचारी, तिरुवेंकटाचारी, तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी, ये इसका पूरा नाम है। वीटी कृष्णमाचारी पूरा नाम क्या है, वंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी। यह व्यक्ति भी संविधान सभा का सदस्य था, लेकिन यह व्यक्ति संविधान सभा का कैसा सदस्य था, यह व्यक्ति संविधान सभा का मनोनीत सदस्य था। और मनोनीत भी कहां से होते थे, आपको मालूम है कि मनोनीत सदस्य कहां से थे, देसी रियासत। और किस देसी रियासत से, यह व्यक्ति राजस्थान की किस रियासत से, राजस्थान की जयपुर रियासत से मनोनीत सदस्य था। जबकि टीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा का कैसा सदस्य था, यह व्यक्ति संविधान सभा का निर्वाचित सदस्य था। और निर्वाचित भी कहां से हुआ था, यह व्यक्ति संविधान सभा में मद्रास से निर्वाचित हुआ था। तो आज आपको अधिकांश स्टूडेंटों को पहली बार पता चला होगा कि टीटी कृष्णमाचारी अपने आप में अलग संविधान सभा के सदस्य है और वीटी कृष्णमाचारी अपने आप में अलग है। दूसरी बात, वीटी कृष्णमाचारी देश के विभाजन के बाद, संविधान सभा के विभाजन के बाद, यह व्यक्ति संविधान सभा का क्या बना था, विभाजन के बाद संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी बना था। क्या बना था, उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी बना था। अब सुन लेना, अब आपके दिमाग में आएगा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष तो एच.सी. मुखर्जी थे। हाँ, एच.सी. मुखर्जी भी थे, लेकिन एच.सी. मुखर्जी के साथ साथ विभाजन के बाद वीटी कृष्णमाचारी को भी संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था, जबकि यह व्यक्ति कभी भी संविधान सभा का उपाध्यक्ष नहीं बना। अरे टीटी कृष्णमाचारी के बारे में तो आगे चल के हम और भी चर्चा करेंगे। अरे टीटी कृष्णमाचारी वो व्यक्ति है जो 1957 में देश का क्या था, यह देश का वित्त मंत्री था। और वित्त मंत्री होने के नाते एक घोटाला हुआ था एलआईसी का। आपको मालूम है कि एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी और उसके एक साल बाद ही मुंडल नाम के व्यक्ति ने एलआईसी में घोटाला कर दिया था और एलआईसी में घोटाले का उजागर किया था नेहरू सरकार के सांसद फिरोज गांधी ने, जो सांसद भी थे और फिरोज गांधी के दामाद भी थे, यानी कि इंदिरा गांधी के हस्बैंड ने वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी पर
भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भ्रष्टाचार का आरोप लगने की वजह से टीटी कृष्णाचारी को 1957 में वित्त मंत्री पद से क्या देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। इस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर, भ्रष्टाचार की वजह से इस्तीफा देने वाला भारत का पहला मंत्री कौन है? टीटी कृष्णाचारी। साथियों मैं पुनः क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन आए, नेहरू मंत्री परिषद से इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री, तो इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जबकि भ्रष्टाचार की वजह से, भ्रष्टाचार के आधार पर इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री वीटी कृष्णाचारी, जबकि नैतिकता के आधार पर भारत में इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री था लाल बहादुर शास्त्री, जिसने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे दुर्घटना होने की वजह से उसने नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, नेहरू सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जम्मू कश्मीर मामले पर नेहरू सरकार के खफा थे, विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जबकि भ्रष्टाचार के आधार पर त्याग पत्र देने वाला पहला मंत्री टीटी कृष्णाचारी। कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था इनके ऊपर? एलआईसी में मुंडल नाम के व्यक्ति ने घोटाला कर दिया था इनके वित्त मंत्री रहते समय, और एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में, और उसके एक साल बाद ही घोटाला हो गया। इसमें घोटाले का आरोप किसने लगाया? इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी ने, जो नेहरू के दामाद थे। ठीक है। जबकि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाला भारत का पहला मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनके रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में दुर्घटना हो गई, और उस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्री पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार टीटी कृष्णाचारी और वीटी कृष्णाचारी दोनों क्या थे? अलग अलग सदस्य थे, अलग अलग मेंबर थे, दोनों में समानता नहीं है। कुछ लोग टीटी और वीटी में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज आपको क्लियरिटी कर दी है कि टीटी कृष्णाचारी कौन थे, क्या थे, और वीटी कृष्णाचारी कौन थे और क्या थे। इसी प्रकार समानता रखने वाले दो नाम और हैं संविधान सभा में, उनके ऊपर भी स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं। और वो समानता रखने वाले दो नाम कौन कौन से हैं? वो दो नाम हैं, एक तो बलवंत राय मेहता, जबकि दूसरा नाम है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, ये दोनों व्यक्ति भी क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। अधिकांश स्टूडेंट यहां भी कंफ्यूज रहते हैं, एक ही मान लेते हैं दोनों को, अभी गलती से नाम लिखा, जबकि दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। बलवंत राय मेहता संविधान सभा में सदस्य था, कैसा? निर्वाचित। और इसका निर्वाचन कहां से हुआ था? सौराष्ट्र से। और सौराष्ट्र वर्तमान में कहां है? गुजरात में। सौराष्ट्र से इसका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, और सौराष्ट्र वर्तमान में कहां है? गुजरात में। अरे ये वही बलवंत राय मेहता है जिसने बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता की थी, और इसने पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रारूप प्रस्तुत किया था। ये वही बलवंत राय मेहता है। अरे ये वही बलवंत राय मेहता है जो 1963 से लेकर 1965 तक गुजरात का क्या रहा था? सीएम रहा था, गुजरात का मुख्यमंत्री रहा था। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की बमबारी की वजह से इसके जो हवाई जहाज में हवाई यात्रा करा था, इसकी हवाई जहाज पर बम गिर गए, और बम गिरने की वजह से हवाई जहाज 1965 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और इसकी वजह से इसकी मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु। लेकिन मृत्यु कब हुई थी? 1965 में। तो बलवंत राय मेहता अपने आप में अलग है। जबकि बलवंत सिंह मेहता, अरे बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा में कैसा सदस्य था? अरे ये व्यक्ति संविधान सभा में मनोनीत सदस्य था, और मनोनीत भी कहां से? राजस्थान से। और राजस्थान की किस रियासत से? अरे यह राजस्थान की उदयपुर रियासत से संविधान सभा में मनोनीत सदस्य रहा था।
तो बलवंत सिंह मेहता का संबंध कहां से है? राजस्थान से। जबकि इसका संबंध कहां से है? सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र बोले तो वर्तमान में गुजरात। ये व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री भी रहा, जबकि ये व्यक्ति कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना, जबकि दोनों ही क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। तो दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। बलवंत राय मेहता भी संविधान सभा का सदस्य था और बलवंत सिंह मेहता भी संविधान सभा के सदस्य थे। ये दोनों नाम एक नहीं है, ये दोनों नाम अपने आप में क्या हैं? अलग अलग हैं। तो आज के बाद इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि नामों की समानता होती है, तो नामों की समानता की वजह से भी हम कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वापिस मैं प्रारूप समिति पे आ रहा हूं। ठीक है। इधर प्रारूप समिति अपने संविधान का प्रारूप तैयार करती रही। प्रारूप समिति कई बार पूछता है कि अन्य नाम क्या थे? प्रारूप समिति के अन्य नामों से भी जाना जाता है, और ये अन्य नाम क्या क्या थे? प्रारूप समिति के अन्य नाम थे, इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। अरे ड्राफ्टिंग कमेटी बोले तो, अरे इंग्लिश में बोले तो प्रारूप समिति, और इंग्लिश में बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान के आरएएस के पेपर में, और यह पूछा गया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। अब अधिकांश स्टूडेंट क्या पढ़ा? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, तो अधिकांश कंफ्यूज हो गए, यार ड्राफ्टिंग कमेटी किसका नाम? हमने अब तक तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी। हिंदी में बोले तो प्रारूप समिति, और इंग्लिश में बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति का तीसरा नाम क्या था? तीसरा नाम था पांडुलेखन समिति। अरे इसी ही को ही पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता था। तो प्रारूप समिति के कितने नाम हो गए? प्रारूप समिति के 4 नाम हो गए। कौन कौन से? पहला नाम प्रारूप समिति, दूसरा नाम मसौदा समिति, तीसरा नाम ड्राफ्टिंग कमेटी, और चौथा नाम पांडुलेखन कमेटी या पांडुलेखन समिति। इन 4 नामों से प्रारूप समिति को जाना जाता है। इस प्रारूप समिति ने अपना संविधान का नया प्रारूप तैयार करने पर कार्य शुरू किया। अब एक साथ अनेक घटनाएं घटित होंगी, अनेक कार्य करते रहेंगे। इधर प्रारूप तैयार करती रही, इधर नवंबर 1947 में संविधान सभा ने अपने आप को यह कर दिया कि संविधान सभा के साथ साथ विधायिका के रूप में भी काम करेगी, देश के लिए कानून बनाने के रूप में भी काम करेगी, देश के लिए शासन चलाने के रूप में भी काम करेगी। तो नवंबर 1947 से संविधान सभा कितनी भूमिकाओं में काम करने लगेगी? 2 भूमिकाओं में। एक भूमिका किसके रूप में रहेगी? विधायिका के रूप में, और एक भूमिका किसके रूप में रहेगी? संविधान सभा के रूप में। जब यह संविधान सभा के रूप में काम करेगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यही संविधान सभा देश की विधायिका के रूप में काम करेगी, तो विधायिका के रूप में काम करेगी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। अब यहां से क्वेश्चन आए कि संविधान सभा ने अन्य किस रूप में काम किया? आंसर होगा विधायिका के रूप में। संविधान सभा ने विधायिका के रूप में कब काम शुरू किया? नवंबर 1947 से। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी, देश का शासन चलाने के रूप में काम करती थी, तो इसकी देश के लिए कानून बनाने के रूप में काम करती थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन जब यही संविधान सभा के रूप में काम करती थी, तो अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब संविधान सभा 2 शिफ्टों में काम करने लग गई, सुबह की पारी में और शाम की पारी में। अगर मान लीजिए शाम की पारी में संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, और मान लीजिए संविधान सभा सुबह की पारी में विधायिका के रूप में काम करती थी तो अध्यक्षता कौन करते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इस प्रकार संविधान सभा ने 2 रूपों में काम करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का क्या किया गया? अक्टूबर 1947 में
संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन बोले तो दोबारा गठन किया गया, क्योंकि विभाजन के बाद संविधान सभा गठन तो होना था ही। अब पुनर्माने तो दोबारा गठन, इसका मतलब संविधान सभा का पहली बार गठन किसने किया? कैबिनेट मिशन ने किया। कब? अगस्त 1946 में। उस समय सदस्य संख्या क्या निर्धारित की गई थी? 389। विभाजन की वजह से क्या हो गई थी? 324। लेकिन अब संविधान सभा ने अपना पुनर्गठन किया, दोबारा गठन किया, तो पुनर्गठित संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? पुनर्गठित संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित की 299। अब सुनना साथियों, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आए, कैबिनेट मिशन ने या प्रारंभ में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 किसने निर्धारित की थी? कैबिनेट मिशन ने। विभाजन के बाद या विभाजन की वजह से संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 324। संविधान सभा की 324 सदस्य संख्या किसकी वजह से हुई? विभाजन की वजह से। अगर देश का विभाजन नहीं होता तो संविधान सभा का विभाजन भी नहीं होता, और संविधान सभा का विभाजन नहीं होता तो सदस्य संख्या 324 भी नहीं होती। फिर संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी? 299। और 299 कैसे हुई? पुनर बोले तो दोबारा गठन से। तो जब अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, दोबारा गठन किया गया, तो सदस्य संख्या निर्धारित की 299। और आपको मालूम है कि संविधान सभा में दो प्रकार के सदस्य होते थे, निर्वाचित और मनोनीत। तो 299 में से 70 यानी कि 70 सदस्य क्या थे? मनोनीत। और शेष कितने बच गए? 229 सदस्य क्या थे? निर्वाचित। कहां से? प्रांतों से और चीफ कमिश्नर प्रदेशों से। चीफ कमिश्नर प्रदेश बोलो तो केंद्र शासित प्रदेशों से। इस प्रकार संविधान सभा ने अपना पुनर्गठन कर लिया, और इधर प्रारूप समिति संविधान का नया प्रारूप तैयार कर रही थी, और इधर संविधान सभा ने अपना पुनर्गठन कर लिया। और पुनर्गठन करने के बाद संविधान सभा के रूप में भी काम करने लग गई, और विधायिका के रूप में भी काम करने लग गई। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार कितने समय में किया? तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया 114 कार्य दिवसों में। प्रारूप समिति ने 114 कार्य दिवसों में संविधान का नया प्रारूप तैयार करके और किसको सौंप दिया? फरवरी 1948 में। किसको सौंप दिया? संविधान सभा को। अब सुनना, यहां से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। प्रारूप समिति ने कितने कार्य दिवसों में, वर्किंग डे में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया? आंसर होगा 114 कार्य दिवसों में। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कितनी बैठकें आयोजित की? तो प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 114 बैठकें आयोजित की। 114 बैठकों के माध्यम से, 114 कार्य दिवस के माध्यम से, 114 वर्किंग डे के माध्यम से प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, और वो संविधान का प्रारूप तैयार करके किसको सौंप दिया? संविधान सभा को सौंप दिया। कब? फरवरी 1948 में। अब ये संविधान का प्रारूप संविधान सभा के पास आ गया, तो संविधान सभा ने उस प्रारूप पर किसकी? जनता की राय जानने के लिए, जनता के विचार जानने के लिए उसको क्या किया? जनमत संग्रह के लिए, जनमत संग्रह के लिए मीडिया में प्रकाशित किया। किसमें प्रकाशित किया? मीडिया में प्रकाशित किया। अरे आप कहोगे कि संविधान, इतना लंबा चौड़ा संविधान मीडिया में कैसे प्रकाशित किया गया? अरे डेली संविधान का हर हिस्सा, आज कुछ हिस्सा छाप दिया, अगले दिन कुछ हिस्सा। अरे आप जैसे धारावाहिक देखते हो टीवी में, तो अनेक एपिसोड आते हैं। जैसे हम कोई भी टॉपिक बनाते हैं तो टॉपिक का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इसी प्रकार
संविधान सभा ने भी जब संविधान के प्रारूप को जनमत संग्रह के लिए मीडिया में प्रकाशित किया, तो भी पाठ के रूप में कि भाई आज संविधान का ये पाठ प्रकाशित हुआ है मीडिया में, आज ये चीज प्रकाशित हुई है, ये प्रकाशित हुई है। इस प्रकार 6 महीनों के माध्यम से 6 महीने के दौरान इस प्रारूप, इस संविधान सभा ने जनता की राय जानी संविधान के प्रारूप पर। जनता ने अपनी राय भेजी, इस प्रारूप में और क्या जोड़ा जाए, कौन सी चीज को हटाया जाए, किस प्रकार क्या किया जाए। तो फिर संविधान सभा के पास 2 चीजें हो गई। कौन 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 सी चीजें? एक तो प्रारूप समिति द्वारा संविधान का तैयार प्रारूप प्लस में जनता की राय, जनता का मन, जनता का ओपिनियन पोल। फिर संविधान सभा ने प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को और जनता की राय को, दोनों को किसको सौंप दिया? वापिस प्रारूप समिति को। और फिर कहा कि भाई जनता की जो अच्छी बातें हैं इन्हें संविधान के प्रारूप में स्थान देते हुए पुनः नया प्रारूप तैयार किया जाए। इस प्रकार प्रारूप समिति ने जनता की राय को संविधान के प्रारूप में शामिल करते हुए फिर जो नया संशोधित प्रारूप तैयार किया संविधान सभा ने, प्रारूप समिति ने। अब वो प्रारूप समिति ने जो संशोधित प्रारूप तैयार करके नवंबर 1948 में किसको सौंप दिया? संविधान सभा को। इसका मतलब अब फाइनल रूप से संविधान का प्रारूप तैयार होकर संविधान सभा के पास आ गया है। अब संविधान सभा उस प्रारूप पर विचार करेगी, चर्चा करेगी, और उस संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए, उसमें कुछ नई बातें जोड़ने के लिए, कोई बातें हटाने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर क्या किया? संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर वाचन शुरू किया और संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर क्या शुरू की? चर्चा बोले तो विचार विमर्श। और विचार विमर्श करने के लिए, संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए संविधान सभा ने क्या किए? वाचन किए। और कितने वाचन? संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 3 वाचन किए। और ये 3 वाचन कौन कौन से हैं? संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा ने प्रथम वाचन शुरू किया 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला। और प्रथम वाचन में क्या हुआ कि प्रारूप समिति ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप को संविधान में सभा में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत किया गया। और प्रस्तुत करने का काम किसने किया? प्रस्तुत करने का काम किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो प्रथम वाचन में क्या हुआ? प्रारूप का प्रस्तुतिकरण किया गया। अरे प्रस्तुतिकरण करने का मतलब है कि प्रारूप समिति ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप को तैयार करके संविधान सभा को सौंप दिया। अब संविधान सभा ने उसके ऊपर चर्चा शुरू की और चर्चा करने के लिए प्रथम वाचन शुरू किया। और प्रथम वाचन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो संविधान का प्रारूप था, संविधान के सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया। और किसी भी चीज को पढ़कर सुनाना, पहली बार पढ़कर सुनाना क्या होता है? उसका प्रस्तुतिकरण होता है। और प्रस्तुतिकरण करने का काम किसने किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। अरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले तो जो आगे चलकर भारत का पहला उपराष्ट्रपति बनेगा, लेकिन ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या रहा? संविधान सभा का सदस्य रहा। और संविधान सभा का सदस्य के रूप में इसने संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में पहली बार क्या किया? प्रस्तुत किया। अब यहाँ से क्वेश्चन आए
कि संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अर्थात संविधान सभा में प्रारूप पर प्रस्तुतिकरण करने का काम किसने किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अरे कोई, ये तो देश के लिए संविधान बन रहा था। अगर हमारी संसद वर्तमान में कोई भी कानून बनाती है, कोई विधि बनाती है, तो उसके लिए प्रस्ताव लेके आती है, बिल लेके आती है, विधेयक लेके आती है। उस प्रस्ताव, उस बिल, उस विधेयक पर भी संसद का प्रत्येक सदन 3 वाचन करता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में भी उस विधेयक पर 3 वाचन होंगे। पहला वाचन प्रस्तुतिकरण होगा, दूसरे वाचन में उस विधेयक, उस बिल, उस प्रस्ताव में चर्चा के दौरान संशोधन प्रस्ताव लाए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे वो दूसरी बात है। और तीसरे वाचन में क्या होता है? उस विधेयक को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है और कानून के रूप में वो सदन मान्यता दे देता है और सदन मतदान करके उसे पारित कर देता है। जब एक सदन 3 वाचन करके किसी बिल, विधेयक, प्रस्ताव को पारित कर देता है तो वो विधेयक दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन भी उसी प्रकार उस बिल, उस विधेयक, उस प्रस्ताव पर 3 वाचन करता है और 3 वाचनों के माध्यम से उस दूसरे सदन से गुजरने के बाद फिर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर विधेयक विधि का रूप लेता है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद। तो देश के लिए संसद कानून बनाती है तो उस प्रस्ताव पर भी 3 वाचन होते हैं प्रत्येक सदन में। अगर कोई राज्य के लिए कानून बनाता है तो राज्य के जो सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, उसमें भी 3 वाचन होते हैं प्रत्येक सदन में। तो ये देश के लिए संविधान बन रहा था, तो संविधान पर भी, अर्थात संविधान के प्रारूप पर भी संविधान सभा के सदस्यों ने कितने वाचन किए? 3 वाचन। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक प्रस्तुतिकरण हुआ डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। जैसे मान लीजिए संविधान सभा के सदस्य बैठे हैं और राधाकृष्णन ने उस संविधान के प्रारूप को पढ़ पढ़कर सभी को सुना दिया। वो क्या हुआ? प्रस्तुतिकरण। फिर संविधान सभा ने प्रारूप पर दूसरा वाचन किया और दूसरा वाचन कब से कब तक चला? दूसरा वाचन चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर। नवंबर के बाद अक्टूबर आया, 48 में आएगा, 49 में आएगा, 1949 में, 1949 तक। तो दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरे वाचन में संविधान सभा ने उस प्रारूप पर गहन विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के दौरान संशोधन प्रस्ताव लाए गए और संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप में संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा कितने संशोधन प्रस्ताव लाए गए? तो 7,635 संशोधन प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 2,473 संशोधन प्रस्ताव क्या हुए? पारित हुए। कितने पारित हुए? 2,473 संशोधन प्रस्ताव पारित हुए। इसका मतलब ये है कि संविधान के प्रारूप में कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, कुछ और बातें जोड़ने के लिए, कोई बात हटाने के लिए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा क्या लाए गए? संशोधन प्रस्ताव। कितने संशोधन प्रस्ताव आए? कुल 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से पारित कितने हुए? 2,473 संशोधन प्रस्ताव पारित हुए। करीबन 5,000 के आसपास संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं हुए। लेकिन साथियों, आपको एक बात बता देता हूं, जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कार्य शुरू किया गया था तो उसमें पहले ही कह दिया गया था कि संविधान सभा में जो भी प्रस्ताव क्या होगा? पारित। तो पारित करने के लिए उसके लिए कैसा बहुमत चाहिए? उसके लिए चाहिए साधारण बहुमत। साधारण बहुमत बोले तो सरल बहुमत। इसका मतलब ये है कि संविधान सभा में जो भी प्रस्ताव पारित हुए वो किस प्रकार के बहुमत से पारित हुए? साधारण बहुमत से पारित हुए, विशेष प्रस्ताव बहुमत से पारित हुए। संविधान सभा में जो भी प्रस्ताव पारित हुए साधारण बहुमत से पारित हुए थे,
क्योंकि जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कार्य शुरू किया था, उसी समय यह नियम बना दिया गया था, यह प्रावधान कर दिया गया था कि संविधान सभा में जो भी निर्णय लिया जाएगा और निर्णय पर मतदान की आवश्यकता पड़ी तो उसमें कैसा बहुमत चाहिएगा, तो उसमें केवल साधारण बहुमत चाहिएगा। साधारण बहुमत के अलावा अन्य किसी विशेष प्रकार के बहुमत की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए संविधान सभा ने कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट की बात आई, उसके ऊपर मतदान हुआ, तो मतदान में कैसे बहुमत की आवश्यकता पड़ी, साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ी। तो संविधान सभा ने संशोधनों प्रस्तावों को किस प्रकार के बहुमत से पारित किया, किस प्रकार के बहुमत से स्वीकार किया, साधारण बहुमत से। इसका मतलब संविधान सभा ने साधारण बहुमत के ऊपर कार्य प्रणाली पर कार्य किया। तो दूसरे वाचन में संशोधन प्रस्ताव हुए। अब किसी चीज के ऊपर गहराई से विचार विमर्श करना, संशोधन लाना, संशोधन प्रस्तावों के ऊपर साथियों में चर्चा होना, मतदान होना, पारित करना, न पारित करना, इन चीजों में समय तो लगता ही है। इसलिए हमेशा दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन रहता है। तो संविधान सभा के द्वारा कौन सा वाचन सबसे लंबा वाचन चला, दूसरा वाचन। और वर्तमान में संसद को कानून बनाती है तो उस कानून के कुछ बिल विधेयक पर भी प्रत्येक सदन में दूसरा वाचन ही सबसे लंबा वाचन चलता है। अर्थात किसी भी प्रस्ताव, बिल, विधेयक, कानून के ऊपर दूसरा वाचन क्या होगा, लंबी अवधि वाला होगा। तो दूसरा वाचन लंबे समय तक चला। दूसरे वाचन के बाद संविधान सभा ने तीसरा वाचन किया और संविधान सभा ने प्रारूप पर तीसरा वाचन कब से कब तक किया, तीसरा वाचन। और तीसरा वाचन चला 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ये संविधान यानी कि संविधान सभा के द्वारा ये कैकवा वाचन था, ये संविधान सभा के द्वारा प्रारूप पर तीसरा वाचन था। और जब संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन शुरू किया, उस समय संविधान सभा का एक कैकवा अधिवेशन चल रहा था। इस समय संविधान सभा का 11वां अधिवेशन। इसका मतलब ये है कि तीसरा वाचन शुरू हुआ 11वें अधिवेशन में। और 11वां अधिवेशन कब शुरू हुआ, 14 नवंबर 1949 से, और कब तक चला, 26 नवंबर 1949 तक 11वां अधिवेशन चला। और इस 11वें अधिवेशन के दौरान 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। इसका मतलब यह है कि तीसरे वाचन में 11वें अधिवेशन के दौरान 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को संविधान सभा ने संविधान के रूप में स्वीकार कर लिया, संविधान के रूप में मान्यता दे दी। इसका मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा के 11वें अधिवेशन के दौरान भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन संविधान सभा की कैकवी बैठक थी, उस दिन संविधान सभा की 166वीं बैठक थी। इसका मतलब भारत का संविधान बनने का कब शुरू हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से। और भारत का संविधान बनकर कौन सी बैठक में तैयार हो गया, 166वीं बैठक में संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। अब तैयार संविधान में समय कितना लगा, अब यहां से कई बार क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट आंसर तो दे देते हैं, लेकिन स्टूडेंट आंसर देकर भी क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि भारत के संविधान को तैयार करने में, बनाने में, निर्माण करने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये बात मैं बताता तो भी आपको याद थी और नहीं बताता तो भी आपको याद थी। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को बनाने में, तैयार करने में, निर्माण करने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह समय अवधि है कब से कब तक की, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक की अवधि। ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 से
24 जनवरी 1950 तक की अवधि। ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1950 तक की अवधि। ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक की अवधि। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है कि आजकल जो आप आंसर तैयार करते हो ना, उसको एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। और आपने जो आंसर तैयार किया था, आंसर याद किया था, उसको क्वेश्चन बना दिया, तो फिर उससे आगे आंसर कैसे दे पाओगे? आपने याद किया तो क्वेश्चन बन गया, आंसर क्या दोगे? तो आजकल क्वेश्चन का ट्रेड यहां से ये बनता है कि भारतीय संविधान को बनाने में, तैयार करने में, निर्माण करने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह अवधि कब से कब तक की है? तो इस प्रकार का जब ये क्वेश्चन आता ना, तो अधिकांश स्टूडेंट आंसर चॉइस करते हैं 9 दिसंबर 1946 से लेकर या तो 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950, जो कि गलत है। अरे 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 से पहले ही संविधान बनकर तैयार हो चुका था। ये तो तैयार होने के बाद का समय है, जबकि प्रश्न में क्या पूछ रहा है? संविधान तैयार होने तक का समय। तो संविधान का तैयार होने तक का समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और ये अवधि है 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अरे सीधी सी बात है कि भारतीय संविधान बनकर कब से कब तक तैयार हुआ? अरे 26 नवंबर 1949 के दिन ही बनकर तैयार हो गया था। उसके आगे का समय हम काउंट क्यों करेंगे? और उससे आगे का समय काउंट करोगे आप तो ये अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन से ज्यादा जाएगी, और फिर ज्यादा जाएगी तो फिर वैसे आप गलत कर रहे हो। तो 2 वर्ष 11 माह की 18 दिन की अवधि बनती है 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक की अवधि। प्यारे साथियों, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य, संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य कौन थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आप कमेंट्स में देना। मेरे द्वारा इसका आंसर दिया जाएगा आपको अगले वीडियो में। आज का टॉपिक यहीं तक हम समाप्त करते हैं, आगे से इस टॉपिक आगे जारी करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि आपका अपना YouTube चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, और जो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट्स करें। और मैंने आपको क्वेश्चन जो दिया है उसको पुनः रिपीट कर रहा हूं कि संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य कौन थी, उसका नाम आपको कमेंट्स में लिखना है। गॉड ब्लेस यू, वी मेट यू अगर नेक्स्ट टाइम। थैंक्स।